हेलो एवरीवन। स्टडी विद अंकित में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स पर संक्षिप्त में बात करेंगे। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है। इससे पहले हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जो अ, पुस्तक पुस्तक और उनके लेखक पर है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ और 14 मार्च 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। एक जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने अनेक क्षेत्रों में काम किया है। अर्थशास्त्र, इतिहासकार भी रहे हैं, समाजशास्त्री भी थे। राजनीति में भी इनका अहम योगदान रहा है, पॉलिटिकल साइंस में भी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचक भी रहे हैं ये। ठीक है। कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव जर्मन दार्शनिक हेगल और फ्रांसीसी दार्शनिक प्रोदो का पड़ा था। हाँ। और इनकी जो रचनाएं हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1844 में आई है। तो उसमें इसमें इस बुक में इन्होंने सर्वप्रथम द्वंदात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र पेश किए। ठीक है। और नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में भी ये पुस्तक आई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। और एक इस पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक सरल व संक्षिप्त व्याख्या की है। हाँ। और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, द सिविल वॉर 1865, कैपिटल वैल्यू आप सब जानते हैं 1894 में थी, 3 पार्ट में थी। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, इस पुस्तक में इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। वर्ग संघर्ष। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द गोथा प्रोग्राम, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। इसको एफ कोहेन ने इसका अनुवाद भी किया है। ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कौन कौन सी पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ये लिखी है द होली फैमिली 1875, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा पूछी जाती है। इसमें इन्होंने सर्वहारा का उल्लेख किया, सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वहारा का उल्लेख किया। ठीक है। द जर्मन आइडियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। इसमें इसमें इन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का विस्तृत विश्लेषण किया है। नेक्स्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ठीक है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ऑन इंडिया। अब देखते हैं कि इन्होंने इन कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो इन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, उत्पादन प्रणाली। इसमें ने कई प्रकार के समाज की बात की है, जिसमें कहते हैं कि आदिम समाज जो पहला समाज था, दूसरा एशियाई समाज, जो तीसरा समाज था प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, साम्यवाद या समाजवाद। ठीक है। तो आदिम समाज की बात करते हैं तो कहते हैं कि आदिम समाज वर्ग विहीन समाज था। वो आदिम समाज वर्ग विहीन समाज था। एशियाई समाज भी कुछ इससे मिलता जुलता था। लेकिन जब प्राचीन समाज आता है तो इसमें दास प्रथा, इसमें वर्ग का अस्तित्व हो जाता है। स्वामी और दास में दो वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है। फिर सामंतवादी समाज में आते हैं तो इसमें भी दो वर्ग पाए जाते हैं, सामंत और कृषिदास। ठीक है। और इसमें पूंजीवादी समाज में, जिसमें उद्योग मशीनें होती हैं, इसमें बुर्जुआ और सर्वहारा, इसमें दो वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है। और साम्यवाद और समाजवाद की बात करते हैं तो कल्पना करते हैं इसकी, और कहते हैं कि जो समाजवाद है, इसमें इसमें निजी संपत्ति, सामाजिक वर्ग और राज्य अनुपस्थित होगा। ठीक है। इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, सब एक समान होंगे। और फिर एक बात करते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उत्पादन की शक्ति। और नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध की बात करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात करते हैं, और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से प्रभावित होती है सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्थिक व्यवस्था को रखा है, और सुपरस्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी, धार्मिक, इस तरीके की चीजों को इन्होंने रखा है।
तो कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था जो है नींव का काम करती है, ये नींव का काम करती है। जब इसमें परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन आ जाता है, पूरे समाज में परिवर्तन आ जाता है। और जब उत्पादन के साधन जो है ये है, उत्पादन के साधन में परिवर्तन आता है। इसमें उत्पादन साधन भी सम्मिलित है अर्थव्यवस्था में ही, आर्थिक व्यवस्था में। और लोगों के संबंध इसमें दोनों समाहित है, ठीक है। तो जब इन इसमें परिवर्तन आता है, जब लोग उत्पादन के साधन और लोगों के संबंध में परिवर्तन आता है तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी, धार्मिक सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है, पूरे समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो इसको हम मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब समझ सकते हैं, जैसी अर्थव्यवस्था होगी, ये अर्थव्यवस्था जैसी ही होगी वैसे ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी सारी व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। ऐसा मार्क्स का कहना है। नेक्स्ट, वर्ग स्तरीकरण, ठीक है। इसमें वर्जुआ, पेटी वर्जुआ और सर्वहारा की बात करते हैं। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, फिर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं ये। वर्ग चेतना की भी बात करते हैं, और फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना की भी बात करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। और अलगाव, ये आप पढ़े ही होंगे, अलगाव की बात करते हैं ये। और सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य की बात करते हैं, और ये अतिरिक्त मूल्य की बात कहाँ करते हैं? दास कैपिटल में। अतिरिक्त मूल्य की बात दास कैपिटल में करते हैं। ये थ्योरी जो है रिकार्डो की वैल्यू थ्योरी से लिया इन्होंने। सरप्लस वैल्यू की थ्योरी कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो की वैल्यू थ्योरी से लिया। और ये बताते हैं कि जो धर्म है जनता के लिए अफीम है, ये धर्म को जनता के लिए अफीम बताते हैं, ठीक है। और इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द्वंदात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। इनका एक स्टेटमेंट और क्रांति इतिहास का इंजन है। क्रांति इतिहास का इंजन है, हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। और इन्होंने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, इसीलिए इसी वजह से वैज्ञ- वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है, ठीक है। मार्क्सवाद को प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जो मार्क्सवाद है उसको प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अपने जीवन के अंतिम चरणों में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछ लेते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में घोषित किया कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, ये किसने कहा? ऐसे पूछ लेते हैं कि किसने घोषित किया, मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये है पूंजीवाद में स्वयं के विनाश के बीज निहित है। ये कहते हैं कि पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और समाजवाद या साम्यवाद आ जाएगा, ऐसी उनकी कल्पना थी कार्ल मार्क्स की, ठीक है। कहते हैं कि पूंजीवाद में खुद विनाश के बीज नहीं थे, और वो खुद खुद ब खुद पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। और ये बात करते हैं श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क और मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, ये स्टेटमेंट है इनका। और नेक्स्ट, अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है। अलगाव को दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम मानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।